बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मुनीब फारूक है और आप देख रहे हैं मेरे सवाल। आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि मियां नवाज शरीफ साहब ने शहबाज शरीफ साहब को वापस तो बुला लिया, लेकिन क्या कहें उस नाश्ते का जो नाश्ता अधूरा रह गया। यानी मियां शहबाज शरीफ साहब ने पैगाम मियां नवाज शरीफ साहब को कुछ दिया। कहा पीएमएलएन ने ये कि मियां शहबाज शरीफ साहब सिर्फ एक मशवरा करने के लिए मियां नवाज शरीफ साहब के पास वापस गए हैं, लेकिन वो मशवरा क्या था? वो मशवरा उस नाश्ते के गिर्द घूमता रहा जो कि नाश्ता शायद इतना मुकम्मल नहीं हो सका। शहबाज शरीफ साहब ने अपना मशवरा दे दिया, लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब ने कहा नहीं, नथिंग डूइंग, एहतसाब की बात तो होगी। आज भी जब मुस्लिम लीग नून के बड़ों की बैठक हुई, जिनकी फुटेज आपको नजर आ रही है, दिलचस्प बात यह है कि इन तमाम शख्सियात को आप देखें तो ये मुस्लिम लीग नून के हॉक्स नजर आते हैं। इनमें से कोई शायद ही ऐसा शख्स हो या शख्सियत हो जो कि बात ज़रा बैलेंस्ड कर सके। ज़्यादा लोग वही हैं जो इस बात पर बिल्कुल जोर डाल रहे हैं कि हाँ, ये वक्त है कि उन लोगों का एहतसाब किया जाए जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इक़्तिदार में लाए और मियां नवाज शरीफ की हुकूमत ख़त्म कराई। मियां नवाज शरीफ इस बात पर बज़िद हैं कि जनरल बाजवा और जनरल फैज़ हमीद साहब का एहतसाब किया जाए। ये बात वो बार बार कर रहे हैं। लेकिन आए आपको एक दास्तान सुनाते हैं, एक कहानी सुनाते हैं। अगर आपको याद हो, शरीफ साहब के साथ ये पहली मर्तबा नहीं हो रहा। 2013 में भी जब मियां नवाज शरीफ साहब इक़्तिदार में वापस आए तो उस वक्त मियां नवाज शरीफ साहब ने क्या फरमाया था कि उन्हें वोट किस चीज़ का मिला है। और उस गुफ्तगू के बाद जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब के ट्रायल का मामला था। मुस्लिम लीग नून के वो लोग जिन्हें मैं आज हॉक कहता हूं और उन्होंने खुद को हॉक साबित किया, वो क्या कहते रहे और उसका नतीजा क्या निकला। सबसे पहले मियां नवाज शरीफ साहब जब इक़्तिदार में आए और उन्होंने कहा कि वो किस तरह इक़्तिदार में आए हैं या उनको किस लिए लोगों ने वोट दिया है, तो मियां साहब का जवाब सुनकर आपको कुछ याद आएगा और आज की सिचुएशन से आप इसे रिलेट कर पाएंगे। मर्द के बच्चे बने, ये बात तो कह दी इन तमाम शख्सियात ने। ना ही एहसन इकबाल साहब ने सियासत छोड़ी, ना ही इस मुल्क के सियासी ढांचा का हिस्सा बनने से इनकार किया, बल्कि माशाल्लाह आज भी सियासत करते हैं और बड़ी ज़ोर शोर से कर रहे हैं। हालात वही रहे, कुछ बदला नहीं किए, लेकिन अगर बदला या रिस्पॉन्ड किया तो वो पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट ने किया और कुछ इस तरह से किया। ये वो स्टेटमेंट है जो कि आपको नज़र आएगा, ये आपकी स्क्रीन पर आपको नज़र आएगा। ये जनरल राहील शरीफ साहब, उस वक्त के आर्मी चीफ, उनका स्टेटमेंट है। और ये उन तमाम स्टेटमेंट्स के बाद जो कि ख्वाजा साद रफ़ीक साहब ने, एहसन इकबाल साहब ने दी, उसके बाद उन्होंने ये SSG के हेडक्वार्टर्स में खड़े होकर ये स्टेटमेंट दी। और ये स्टेटमेंट बड़ी क्लियर है कि आर्मी विल प्रिजर्व इट्स ऑनर एट ऑल कॉस्ट्स, यानी कि फ़ौज अपनी गैरत का तहफ़्फ़ुज़ करेगी। यानी एक साबिक आर्मी चीफ जिन्होंने मार्शल लॉ लगाया, जिन्होंने आइन तोड़ा, उनकी हिफाजत के लिए भी फ़ौज के अंदर ये जज्बा था, फ़ौज के जवानों के अंदर ये जज्बा था कि वो उनकी इज़्ज़त और तकरीम को किसी सूरत दाव पर नहीं लगाएंगे। तो आज जब जनरल कमर जावेद बाजवा हों, साबिक आर्मी चीफ हैं, जनरल फैज़ हमीद साहब हों, साबिक DG ISI हैं, इन्होंने मार्शल लॉ तो नहीं लगाया, हाँ उनकी तवस्सुत से इमरान खान की हुकूमत ज़रूर आ गई। तो आज एहतसाब अगर इन शख्सियात का होगा तो कैसे होगा? अगर पहले कुछ नहीं हुआ तो अब कैसे होगा? लेकिन मुस्लिम लीग नून को उसकी सजा भुगतनी पड़ी। ये वो अकाउंटेबिलिटी का नारा है जो मियां नवाज शरीफ ने लगा तो दिया, लेकिन 2014 के धरने भी हुए और बहुत कुछ हुआ। वर्चुअली अंडर सीज हो गया पाकिस्तान का कैपिटल। मियां नवाज शरीफ की हुकूमत की रिट खत्म हो गई। खुद मियां नवाज शरीफ बसद एहतराम सिर्फ मेयर ऑफ इस्लामाबाद ही रह गए थे, बावजूद इसके कि वो एक भारी मैंडेट के वज़ीर आज़म थे। आज जो हालात हैं वो हमारे सामने हैं। ये मामला किस तरफ जाएगा और ये एहतसाब का नारा मियां नवाज शरीफ साहब इस पर क्यों इंसिस्ट कर रहे हैं, ख़ास तौर पर उस वक्त जब मियां शहबाज शरीफ साहब आज की इस्टेब्लिशमेंट के साथ एक वक्त गुजार कर गए हैं, उन्होंने प्राइम मिनिस्टरशिप अपनी की है, तो क्या वजह है? मियां नवाज शरीफ कैसा एहतसाब चाह रहे हैं? ये तमाम गुफ्तगू करने के लिए अपने मेहमानों का तारुफ करवा ज़रा अलर्ट कर दूं कि खुली गुफ्तगू होगी, लिहाजा आप ज़रा अपने आंखें और कान दोनों खुले रखिए। मेरे साथ मौजूद हैं अताउल्लाह तारर साहब, आपका बहुत शुक्रिया, और हमारे भाई मंसूर अली खान मौजूद हैं। काला सूट पहन के आए हैं तो आज बातें भी बड़ी खुली डुली करेंगे। मंसूर साहब बहुत शुक्रिया आपका। और बैरिस्टर मोहम्मद अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, कानून, आइन और सियासत हर चीज़ को समझते हैं। तो साहब भाई आपका भी बहुत शुक्रिया। तारर साहब ज़रा आपसे शुरू कर लूँ, नारा तुसी मारे यार, ये एहतसाब आपने किस तरह करना है जनरल फैज़ हमीद साहब का और बाजवा साहब का? बहुत शुक्रिया मुनीब साहब। मैं हाल ही में लंदन से भी होके आया हूँ, आपके इल्म में है, और मेरी बड़ी तवील नशिस्तें भी रही हैं मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के साथ। तो मियाँ नवाज शरीफ के लिए अब इक़्तिदार उनका प्रॉब्लम नहीं है। अगर हम ये समझें कि वो शायद चौथी बार वज़ीर आज़म बनना चाहते हैं या इक़्तिदार के हसूल के लिए कुछ जद्दोजहद है,
वो इस मुल्क की सिमत को, इसके सिस्टम को ठीक करना चाहते हैं। जो मैंने उनका एक माइंड रीड किया और उनके साथ गुफ्तगू में इस चीज़ को अखज़ किया, मेरा ओपिनियन ये है कि उनका ये मानना है कि जब भी मुल्क तरक्की करने लगता है, कोई ना कोई इस तरह की इंटरजेक्शन, जिस तरह प्रोजेक्ट इमरान खान का लॉन्च है फॉर इंस्टेंस, ठीक है, जो 2017 में पनामा को बहाना बनाया गया, एक ट्रायल कंडक्ट किया गया और हमारी पूरी पार्टी को डिसइंटीग्रेट करके, जेलों में डाल के, मुकदमात कायम करके, RTS बिठा के, तो एक शख्स को बरसर इक़्तिदार लाया गया जिसने 4 साल में मुल्क का भट्ठा बिठा दिया। वो सिस्टम को ठीक करना चाहते हैं। अच्छा जी, जहाँ पे ऐसे लॉन्चेस की गुंजाइश जो है वो ना रहे। और उनका माइंड ये है कि पाकिस्तान की अगर सिमत ने ठीक होना है, इसकी मईशत की बहाली होनी है, इसकी इंटरनेशनल लेवल पे वो साख बहाल होनी है, तो फिर ये पूरे सिस्टम को जो है वो ठीक करना पड़ेगा। बट ये ख्वाहिश तो मियां नवाज शरीफ साहब की बड़ी पहले से है। 90 की दहाई में जब वो फौज के एस्टैब्लिशमेंट के कैंप से निकल आए तो उनकी लड़ाइयाँ तो उस वक्त से शुरू हो गई थी। बाद में 99 का कू हुआ, बाद में मियां नवाज शरीफ खुद इक़्तिदार में आए। 2013 में आपको मैंने क्लिप दिखा दिया, वो कह रहे हैं जनरल मुशर्रफ की अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, यही नारा लेके आए। रिस्पॉन्स आपने देख लिया, हालत आपने अपनी देख ली, बसत देता रहा। अब मुझे बताएं कि कैसा, मुशर्रफ साहब ने तो फिर कू किया था, मार्शल लॉ लगाया था, तो फैज़ हमीद साहब को या जनरल बाजवा साहब को क्या सजा दिलवाएंगे? देखिए, मैं ये समझता हूँ ये तो वक्त आने पे ऑब्वियसली वो मतलब सर करोगे की तुसी एविडेंस की है तोड़े को। शहबाज साहब रह के गए हैं ना, मेरा तो ये शहबाज साहब ने तो एक दिन की बात नहीं की। मेरा तो ये ख्याल है कि मियाँ साहब ऑब्वियसली वापस आ रहे हैं और उन्होंने 2017 ऑनवर्ड जो जुल्म ज्यादती, जो एक जुल्म जबर की पूरी दास्तान है, ठीक है, वो उन्होंने भुगती भी, मगर उसका नुकसान मियाँ नवाज शरीफ से ज़्यादा पाकिस्तान को हुआ। अच्छा, तो वो ऑब्वियसली आएंगे तो उसका कोई आगे लाहे अमल बताएंगे, ऐलान करेंगे। मतलब हाले आपको भी पता कुछ नहीं है फ्रैंकली एज अ पार्टी के। आप मियाँ साहब होते हैं ना, एहतसाब करना है, एक उधर ही मैंने भल सफाई करनी है माजरत के साथ, तो पता होता है ना आपने, उसका एक तरीका होता है भल सफाई करी कि मशीनें इस्तेमाल होंगी, सब कुछ डिटेल में तो अभी कोई बात नहीं हुई। नहीं बट एहतसाब तारर साहब, मैं आपसे ये जवाब इसलिए एक्सपेक्ट नहीं करता बिकॉज आप अपनी जमात के डिप्टी सेक्रेटरी जनरल हैं और मुझे इस बात का पता है कि आप अपनी क़यादत के बड़े करीब है भाईजान। तो आपने ये बात बतानी है आवाम को कि आपने इस पे अगर आपने लोगों का वोट लेना है, देन यू हैव टू टेल पीपल ना। ऑब्वियसली देखें ना, नारा था हमारा वोट को इज्जत दो, हम आज भी उस नारे के साथ खड़े हैं, ठीक है जी। और अनफॉर्चुनेटली अच्छा, ये नारा दूसरी एक जमात ने, हमारी मुखालिफ सियासी जमात ने लिया, जो कि खुद उस सिस्टम के बेनिफिशरी थे, जो कि वोट के तकद्दुस को पामाल करके ऐवान इक़्तिदार तक पहुंचे थे। तो ऑब्वियसली मियाँ साहब इसमें कुछ डिटेल आगे बताएंगे। नहीं, वोट को इज्जत दो, आपने वोट को इज्जत कही, आपने हमजा साहब को यहाँ पर वज़ीर आला बनवाया बसद लोटों की मदद से, तो आपने वोट को कहीं की इज्जत दी? देखिए बात ये है, लोटियां मतलब बात ये है, नहीं जो आप लोटों की बात कर रहे हैं, मैं अक्सर जब हम ऑपोजिशन में थे ना और मैं ट्रेजरी बेंचेस को देखता था, 2 मिनट के लिए ना मैं भूल जाता था कि ये ट्रेजरी बेंचेस है, क्योंकि वो पूरी लाइन हमारी पुरानी बैठी होती थी जो 2000। बट फ्रैंकली बात ये ना, लोग अपने वापस लिए जो छोड़ के गए थे, वो सारे लोग, लॉयल्टी उनकी किसके साथ थी, टिकट किसके साथ था, बाद में वो इक़्तिदार के अंदर है। बट दैट ये अनडिनाइबल फैक्ट्स है ना, इनको कोई तब्दील नहीं कर सकता। बट मैं बिफोर आई कुड कम टू यू मंसूर साहब, आपकी बड़ी मीनिंगफुल स्माइल है और जारी बात है तारर साहब की इस जो फिक्रंगेज गुफ्तगू और फिक्रंगेज जवाबात हैं आज आप, तारर साहब हमारे भाई हैं, जारी बात है, ही इज कॉट बिटवीन द रॉक एंड हार्ड प्लेस। आप बताएं कैसे एहतसाब करना है इनको, तो नहीं अभी फ्रैंकली। मैं आपके सवाल का जवाब देने से पहले फॉर्मली एहतजाज रिकॉर्ड कराना चाहूंगा। जी जी, जो थोड़ी देर पहले आपने इनके साथ T20 खेला है। व्हाई आर यू आस्किंग दिस क्वेश्चन कि जी किस तरह होएगा? वो आप ये कह रहे हैं कि जी मुझे नहीं पता किस तरह होगा ना, यही इनका जवाब था। अच्छा, मियाँ साहब को भी नहीं पता किस तरह होगा? अच्छा, मतलब बड़े मियाँ साहब को भी नहीं पता कि किस तरह होएगा। ये बेसिकली मीर जाफर मीर सादिक पार्ट 2 शुरू होने लगा है। अच्छा, और कोई कहानी नहीं है। जिस तरह खान साहब बैठ के 55 जलसों के अंदर मीर जाफर मीर सादिक करते रहे, ये बेसिकली वही कहानी है। दूसरी बात ये, आपके ख्याल में इन्होंने अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो पिछले 3 महीने में हुआ, इन्होंने नहीं देखा हुआ? इन्होंने देख लिया है, इनको पता है रेड लाइन क्या है। एक वर्षन उन्होंने खुद भी देखा, उस रेड लाइन से आगे हमने नहीं जाना, इनको भी जानना है। ये कुछ नहीं होगा, एब्सोल्युटली कुछ नहीं होगा, तकरीरों की हद तक होगा। ये देखे ज्यादती हो गई। ये बेसिकली पूरी कौम को 2016 से 2018 के फ्रेम में ले जाना चाह रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि आप 2022 को भूल जाइए। बट क्या 2022 है ही नहीं, फैक्ट है कि PMLN के पास ऑप्शन ही कोई नहीं है। अब उन्होंने ये चीज वापस लानी है, उनके पास कुछ बेचने के लिए है नहीं। अच्छा, वो इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि मौला जट जो है वो सुल्तान रईस साहब ने ना, वो उसके अंदर हीरो थे ना, ठीक है। अब आप अगर मौला जट साहब को 2 या 3 साल के बाद, मौला जट आने के 2-3 साल के बाद आप कहते हैं मौला जट साहब हम आपको ना एक कॉमेडियन के तौर पे आपको जो है वो फिल्म में लाना चाहते हैं, कोई नहीं देखेगा।
नहीं देखेगा ना। मौला जट का इमेज इतना जो है वो फिट हो चुका है दिमाग के अंदर। मियां साहब मौला जट, मियां साहब वो मौला जटनी भी है। अच्छा। मतलब मरियम नवाज जो है वो भी मौला जटनी है ना वो। उन्होंने दोनों ने अपना जो बयानिया बनाया, मरियम नवाज की वजह शोहरत और क्या थी? एग्रेशन है ना, बिल्कुल। अब जब वो एग्रेशन किस चीज का था? एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ, इसको धाड़ दिया, उसको बोल दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। दैट इज द ओनली थिंग। आप मुझे बताइए, आपने मरियम नवाज से आज तक कभी कोई पॉलिसी बयान सुना? मरियम नवाज से आपने सुना है कि हमने इकोनॉमी को किस तरह ठीक करना है, हम डॉलर को किस तरह संभालें? कभी भी नहीं किया। वो तो अभी पीएमएलएन की तरफ से भी कोई ऐसा, वो आज तक इलेक्शन ही नहीं लड़ी हुई, आई नहीं है आज तक इलेक्शन ही नहीं लड़ी। पर पूरी पीएमएलएन ने अभी तक कोई नहीं दिया ना कि हमने इस मईशत को सुधारना कैसे है। ये बेसिकली अब यही नया मंजन है जो बेचना पड़ेगा आपको। वो जो लोगों के दिमाग में महंगाई 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 महंगाई, वो जो बार बार उसको हैमर हो रहा है ना, उसको उससे तवज्जो हटाने, डाइल्यूट करने के लिए पॉलिटिक्स का पुराना तरीकाकार है। इधर अगर शोर हो रहा है लोगों की तवज्जो, इधर ज्यादा शोर करो। अच्छा, मैं इसका मोहम्मद अली साहब ये फरमाइएगा, ये इस वक्त मेरे हाल में साहब से हमारा राब्ता मुनक़ता हुआ है, मैं कोशिश करता हूँ हम दोबारा उन्हें लें। मियां नवाज शरीफ साहब की ज़ाहिर बात है, उनकी सियासत के, उनके बहुत से सियासी सफ़र के अंदर उनके बहुत से साथी उनके साथ थे, कुछ साथ छोड़ गए, कुछ साथ में पीछे रह गए। एक उनके सियासी साथी थे जिनकी बड़ी पुरानी मियां साहब से रफ़ाकत थी और वो मियां साहब के साथ भी रहे बड़ा अरसा। 2018 के इंतखाबात जब हुए उसके बाद मैंने उनका एक इंटरव्यू किया और उन्होंने चंद इनकलाबियों का जिक्र किया, बल्कि एक इनकलाबी का जिक्र किया। इनकलाबी तो आपको पता है बड़ी, वैसे इनकलाब से तो हम बड़े मद्दाह हैं सारे इनकलाब के। तो मैं पूछना ये था कि आज भी आपको, आप तो भी पीछे मिल के आए हैं, तो ज़ाहिर बात है उस दफ्तर के अंदर मैं तो नहीं आज तक जा सका, तो उस दफ्तर के अंदर आपको कहीं इनकलाब की होता है ना नारा कहीं नज़र आया किसी कमरे में, या ऐसी शख्सियत को नज़र आई जो इनकलाबी हो? देखिए, मैं ये समझता हूँ मियां नवाज शरीफ कोई आज के लीडर नहीं है, इस वक्त पाकिस्तान के सबसे बड़े लीडर हैं, सबसे एक्सपीरियंस्ड, अगर सबसे एक्सपीरियंस्ड हैं, और उनके पाए का भी दूसरा लीडर आपके पास इस वक्त कोई नहीं है पाकिस्तान में। ठीक है। उन्होंने उतार चढ़ाव देखे हैं, उन्होंने इक़्तिदार भी देखी है, जेलें भी देखी हैं, किले भी देखे हैं, अपोजिशन भी देखी है, जिला वतनियाँ भी देखी हैं, चीफ मिनिस्टर भी रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर भी रहे हैं। वो जब कोई राय कायम करते हैं या कोई फैसला करते हैं तो ऐसा नहीं होता जिस तरह ये आप पुराना इंटरव्यू दिखा रहे थे कि जी किसी एक बंदे से वो इन्फ्लुएंस हो जाए, या कोई एक बंदा जो है वो खुदा ना खास्ता उनको कोई ब्रेन वॉश कर दे। मगर आप ये कहते हैं चॉइस साहब को गलतफहमी हुई, मियां साहब का अपना, साहब का उनका अपना ओपिनियन है। मैं ये समझता हूँ कि मियां साहब सुनते सबकी हैं और बतौर लीडर के उन्होंने हमेशा देखें बड़े मुरब्बत वाले आदमी हैं। ऐसा भी होता है कि बहुत सारे लोग जो दगा दे के पार्टी छोड़ के मुश्किल वक्त में गायब होकर अच्छे वक्त में सामने आ जाए, कभी गिला नहीं करते, वो उनका भी ओपिनियन लेते हैं, नए पुराने सबका ओपिनियन लेते हैं, सबको साथ लेके चलते हैं। बट ऑब्वियसली उनकी एक आइडियोलॉजी है, एक उनका माइंडसेट है, वो ये समझते हैं कि पाकिस्तान के जो मसाइल हैं वो ना होते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल अगर 2018 में प्रोजेक्ट इमरान खान लॉन्च ना होता, सीपैक तेजी से चल रहा था, मईशत आपकी तरक्की कर रही थी, पर वही तो वो बात चौधरी निसार अली खान साहब ये कह रहे हैं, अगर आप लोग महाजराई की तरफ ना जाते और महाजराई को कम कर देते तो आपकी हुकूमत 2018 में दोबारा आ सकती थी। रिलेट कर रही है वो आज के हालात में कि अभी आप खुद को इक़्तिदार के करीब आता देख रहे हैं, लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब का ये मौक़िफ़, मिसाल मैं आपको माजी की दे चुका हूं, हालात में आपको आज के बता रहा हूं। क्या आप समझते हैं कि आप आज अगर महाजराई शुरू करेंगे, आपका जो सवाल है ना, तो आप इक़्तिदार हासिल कर लेंगे? उस वक्त महाजराई क्या थी जी? 2014 के धरने चल रहे थे भाईजान, 2014 के धरनों से पहले चले जाए ना, मुशर्रफ साहब के ट्रायल की बात है ना जी। 2018 की बात जो चॉइस साहब जिक्र कर रहे हैं ना, जिन मीटिंग्स का और जिस मामले का, वो महाजरा क्यों थी? वो महाजरा इसलिए थी कि हमारी पार्टी तोड़ी गई, हमें इक़्तिदार से निकाला गया, हमें जेलों में डाला गया, हमारे खिलाफ पूरा एक बयानिया बनाया गया, धरने किए गए। चॉइस साहब तो उस महाजराई की बात कर रहे हैं ना। मियां साहब क्या कह रहे हैं? मियां साहब सिर्फ ये कह रहे हैं कि यार पाकिस्तान से तो बदला ना लो, अगर मेरे से प्रॉब्लम था तो फिर इसका बदला पाकिस्तान से क्यों लिया जा रहा है? उसूली बात ठीक है, बट तारड़ साहब एक कहते हैं ना, लेट द स्लीपिंग डॉग्स लाई। कुछ चीजें आपको, यू हैव टू जस्ट पुट देम बिहाइंड एंड यू नो मूव फॉरवर्ड। बायगॉन्स भी बायगॉन, लेकिन मियां साहब बायगॉन्स की तरफ नहीं जा रहे ना। वो कहते हैं एहतसाब करें, ये चले कह देना, लेबल कर देना ये कौमी मुजरिम है, दैट इज डिफरेंट। बट आप कह रहे हैं कि मियां साहब का तो मौकफ ये है कि जी मुल्क जो है उसके साथ ज्यादती नहीं होनी चाहिए। मैं भी ये कहता हूँ, मंसूर अली खान भी ये कहते हैं, साहब भी कहते हैं, एवरीवन सेज दैट। बट सवाल ये है कि आप जब लोगों को ये ला रहे हैं कि जी मैं दोबारा, बड़ा एंटी एस्टैब्लिशमेंट है हम, और हम एहतसाब चाहते हैं उन लोगों का जिन्होंने मुझे इक़्तिदार से निकाला। मैं दोबारा भी ये कहूँगा, मैं अब भी ये कहूँगा कि शहबाज साहब की जो वापसी है 2 दिन, मतलब वो कहते हैं ना पैर लगा वापस और वापस तशरीफ ले गए। स्काइप, जूम, व्हाट्सएप, वीडियो कॉल, पता नहीं किस तरह की टेक्नोलॉजी आ चुकी है।
है जी, सब रिकॉर्ड हो जाती है। स्काइप भी हो जाती है? अच्छा, जूम भी हो जाती है, फिर हो सकता है। फिर मंसूर अली खान साहब वापसी देखें, एक तो ये है कि मरीम नवाज शरीफ साहबा मौजूद थी, वो भी गई, उनके साथ साथ डार साहबा मौजूद हैं, तो इलेक्शन की डेट भी कल अनाउंस हुई। तो मेरा ख्याल है शहबाज साहब को शायद वापस अभी नहीं आना चाहिए था, 2-4 दिन रुक जाते तो। शहबाज साहब बगैर बताए नहीं, ऑब्वियसली बता के आए, मिल के आए थे, कोई ऐसी बात नहीं। दुआएं लेके आए? बिल्कुल दुआएं लेके आए थे। मुझे बताया एक बड़े बाखबर राय कि मियां साहब ने बड़ी उनको दुआओं के साथ, ऑब्वियसली, मगर बात ये है कि जब आपकी मशावरत का दायरा कार थोड़ा वसी होता है और इंपॉर्टेंट चीज़ें आपने दोबारा डिस्कस करनी होती हैं, इलेक्शन की डेट है, इलेक्शन के मामलात हैं, वापसी है, उसके कानूनी मामलात हैं। आज अमजद परवेज साहब लंदन को भी शदारा ही बना लिया है माशाल्लाह, यहाँ से लंदन कोई नहीं, एक आध दफा बंदा अगर वापस चला जाए तो इतना कोई हर्ज नहीं है। लंदन आ जा सकते हैं। अच्छा, लंदन आया जाया जा सकता है। अच्छा, वैसे मैं देखिए शहबाज साहब वापस तशरीफ गए, डिसीजन मियाँ साहब का, मर्जी मियाँ शहबाज शरीफ साहब की। अच्छा मंसूर अली खान साहब, ये जो बयान है, ये आपको लगता है कि ये, क्योंकि देखें फैसल वाडा साहब भी बड़ी कुर्बत रखते हैं, मतलब उनकी भी जारी बात है, ताकतवर लोगों से बड़े ताल्लुकात हैं। नहीं, ये भी बड़ी कुर्बत रखते हैं, आपने इनको हल्का लिया है? नहीं, मैं देखिए उनकी भी है। मैं गरीब आदमी हूँ, लेकिन मैं ऐसी रगड़े में आ जाता हूँ। नहीं, वैसे आमतौर पे गरीब ही अन्नी डालते हैं, लेकिन चले आप जैसे गरीब। मंसूर साहब, मैं सैफ साहब के बाद भी जाना, इस पे अपना तज्जिया दें। सर देखिए, मैं आपको चले खबर दे देता हूँ, ये फैसल वाडा साहब थोड़ा सा आगे चले गए, लेकिन वेंट अ बिट टू फार। नहीं, वेंट, ये जो बाकी बीपी लो हो गया, शो हो गया, ये सारी और चीज़ थी। मियाँ साहब ने जिस दिन ये सब कुछ कहा था, जिनके बारे में कहा था, मेरी उनमें से एक साहब से बात हुई थी। मैंने उनसे पूछा था कि जनाब ये नवा कट्टा खुल गया था, की करना है? तो उन्होंने कहा कि जी अगर ये लोग ये समझ रहे हैं कि मेरे बारे में इस तरह की बातें करके अपनी इलेक्शन कैंपेन रन करेंगे तो इनकी खामख्याली है, ऐसा नहीं होगा। अच्छा। और रेलेवेंट क्वार्टर्स तक भी वो बात पहुंचाई जाएगी। ठीक है। तो मेरा ख्याल में, क्योंकि मुझे बताया गया कि पहुंचा दी जाएगी, तो मेरे ख्याल में पहुंचा दी गई है, और फिर वहां से यहां भी पहुंचा दी गई है। और जिस तरह मैंने आपसे पहले कहा, ये ठीक है इलेक्शन कैंपेन के लिए वो हल्की फुल्की मौसीकी होगी, इसके अलावा ये नहीं करेंगे, और क्योंकि ये अफोर्ड नहीं कर सकते। ठीक हो गया, अफोर्ड नहीं कर सकते। ये गुफ्तगू हम यहीं से आगे बढ़ाते हैं जी, एक मुख्तसर सा वक्फा है, वापस आते हैं। हम कोशिश करते हैं मोहम्मद अली साहब के सिग्नल ज़रा बेहतर हो जाएं। वैसे तो तहरीक इंसाफ के सिग्नल्स आजकल डाउन है, लेकिन बेहतर हो जाएं तो ज़रा उनसे गुफ्तगू हो जाएगी। एक ब्रेक के बाद बात साथ में एक बार फिर खुश आमदेद कहते हैं। मोहम्मद अली साहब हमारे साथ मौजूद है। सर ये बताइएगा बैरिस्टर साहब कि आपके नज़दीक मुस्लिम लीग नून बहुत ज़्यादा बेताब है कि साबिक आर्मी चीफ जनरल बाजवा साहब का एहतसाब होना चाहिए, इनकी जमात ने उन्हें कौमी मुजरिम तक कह दिया, और साथ ही फैज़ हमीद साहब का भी जिक्र करते हैं, पनामा के उन जज साहबान का भी जिक्र करते हैं कि एहतसाब होना चाहिए। आपको लगता है कि एहतसाब अगर हो, क्योंकि आपके चेयरमैन की शिकायत भी एस्टैब्लिशमेंट से है, तो क्या किस तरह का एहतसाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एंडोर्स करेगी? जो मुस्लिम लीग नून कह रही है आपके नज़दीक, वो एहतसाब होना चाहिए? देखें मुनीब, जहाँ तक एहतसाब का ताल्लुक है, उसूली तौर पर तो एहतसाब हर उस निज़ाम का जो जिंदा निज़ाम होता है, जो आईनी निज़ाम होता है, जमहूरी निज़ाम, इसका एक लाजमी जुज़्व है, और एहतसाब के निज़ाम के बगैर कोई भी डेमोक्रेटिक सिस्टम जो है वो चल नहीं सकता। लेकिन मियाँ साहब का एहतसाब जो है वो एहतसाब से ज्यादा इंतकाम है। इसे मैं इंतकाम कहूंगा, इसको मैं एहतसाब नहीं कहूंगा, क्योंकि ये उनका एक पर्सनल गुस्सा है। अच्छा। मियाँ साहब की तकारीर भी आप देखें, आप उनकी जो प्रेस के साथ जो उनका इंटरेक्शन होता है, तो वो एक गुस्से में है। वो एक ऐसा लगता है, उनके चेहरे के तासुरात से भी लगता है कि वो गुस्से में है। उनका रुझान जो है वो एक बहुत ही जारहाना है, और वो उनको मौका मिलते ही वो अपना जो उनका पर्सनल जो भी उनका गुस्सा है वो उतारने की जरूर कोशिश करेंगे। इस किस्म के साइकोलॉजिकल प्रोफाइल के साथ कोई बंदा, एक आम आदमी तो रह सकता है, वो इंतकाम भी ले सकता है, वो सब कुछ कर सकता है, लेकिन वो लीडर नहीं बन सकता। अच्छा। क्योंकि लीडर के लिए आपको एक बहुत ब्रॉड, बहुत ही बुर्दबार, बहुत ही हलीमुल तबा किस्म की शख्सियत चाहिए, जो माजी में अपने साथ होने वाली ज्यादतियों तक को जो है बुलाकर कौमी मफाद को तरजीह दे। अब मेरी राय में मियाँ साहब के साथ एक और प्रॉब्लम यह है कि बावजूद इसके कि वो 3 मरतबा वज़ीर आज़म रह चुके हैं और 4थी मरतबा को एस्पायर कर रहे हैं,
उन्होंने अपनी गलतियों से सबक नहीं सीखा। अच्छा। और ना ही वो सीखने का मूड में लग रहे हैं। अच्छा। क्योंकि अब जो दोबारा वो ये बात कर रहे हैं, देखिए उनको ये पता है, ही नोज इट वेरी वेल, कि पाकिस्तान के इस वक्त ओवरऑल जो निजाम है, मामलात हैं, वो कितने नाजुक हैं। मतलब डे टू डे एग्जिस्टेंस के लिए लोग परेशान हैं इस वक्त मुल्क में। मुल्क का ओवरऑल जो मैक्रो लेवल पे भी जो सिस्टम चल रहा है, जो गवर्नेंस सिस्टम है, वो सारा इस वक्त एक प्रॉब्लम में है, एक आजमाइश में मुब्तला है। इस वक्त हमें ऐसा लीडर चाहिए जो निकल कर आए और कौम को इस आजमाइश से निकाले। बाद में एहतसाब भी हो जाएगा, बाद में बदले भी ले लिए जाएंगे, इंतकाम भी हो जाएगा। आपके नजदीक साहब भाई, आपके नजदीक ऐसा लीडर कौन है इस वक्त? इमरान खान साहब तो जेल में है। देखिए, इमरान खान साहब को निकालना चाहिए और इनको चाहिए कि उनको जो उनके कानूनी हुकूक हैं उनके तहत उनके मुकदमा बिल्कुल जो चल रहे हैं चलाए जाएं। जो हमारा अदालती निज़ाम है उसको फ़ाल अंदाज में उनके मुकदमों को चलाना चाहिए। जो इस तरह डिलेइंग टैक्टिक्स इस्तेमाल हो रहे हैं, मैं समझता हूँ ये उनके जो बुनियादी रूल ऑफ लॉ का जो पैराडाइम है उसकी वायलेशन है। लेकिन जब उनको मौका मिलेगा और वो आएंगे और उनको मौका मिलना चाहिए, ये उनका आईनी हक है। ये जो अभी साहब आपने फरमाया हलीमुल तबा शख्सियत हो, तो क्या इमरान खान साहब का जो ट्रैक रिकॉर्ड है पिछले 1 साल का देखा जाए, जो उन्होंने बिराज पूरा खोल दिया क्रिटिसिज्म का साबिक आर्मी चीफ और सारों के ऊपर, किसी को मीर जाफर, किसी को मीर सादिक, किसी को क्या कहा, तो वो कितने हलीमुल तबा साबित हुए? उनको तो सिर्फ अभी हुकूमत से निकाला गया था, वो भी कहा यह जाता है कि नहीं, वो बाकायदा तौर पर एक आईनी प्रोसीजर कहा क्या जाता है, आईनी तरीके से निकाला गया, उनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कामयाब हुई। लेकिन इमरान खान साहब ने सबको अपनी बंदूक के निशाने पर रखा और सबको तनकीद का निशाना बनाया, वहां तक गए जहां तक कोई शायद जा भी नहीं सकता था। तो ये बात कह देना आसान है शायद कि हलीमुल तबा हो जाना। कोई भी शख्स जो इक़्तिदार से निकलता है शायद वो हलीमुल तबा नहीं रहता, वो कुछ और बन जाता है और वो उसके अंदर एग्रेशन ज़्यादा आ जाता है। वेंजेंस इमरान खान के अंदर भी देखने में नजर आई, अगर आपको आज नवाज शरीफ साहब में नजर आ रही है तो। मुनीब, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। मैं बिल्कुल ये आपकी बात तस्लीम करता हूं कि इमरान खान साहब सियासत में एक जारहाना अंदाज अपनाए रखा था। उस जारहाना नुकसान के जो अंदाज था उनको नुकसान हुआ है। आज अगर पार्टी आजमाइश का शिकार है, आज अगर पार्टी एक मुश्किल का शिकार है, तो उसमें उस अंदाज का भी कुछ ना कोई हिस्सा है। इस बात से इनकार करना, मेरे ख्याल में कोई भी जी-शऊर इंसान इस बात से इनकार नहीं करेगा कि आप जो आपका जो अमल होता है उसके रद्द अमल में आपको चीजों को भुगतना पड़ता है। और इसीलिए मैंने हलीमुल तबा की सलाहियत का जिक्र करने के बाद ये कहा था कि वो इंसान जो अपनी गलतियों से सबक सीखे, ये भी इंसान की फितरत में ही है। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर खान साहब ने कहीं जारहाना अंदाज अपनाया है, गलतियां की हैं, तो उनका खमियाजा तहरीक ने भुगता है और खान साहब ने उन गलतियों से सबक सीखा है। और इसीलिए वो बार बार अब ये कह रहे हैं कि मैं इंतकाम पे यकीन नहीं रखता, मैं अगर दोबारा आऊंगा तो मैं किसी से इंतकाम नहीं लूंगा। ये उन्होंने क्या दिया? अच्छा, मतलब इमरान खान साहब किसी से इंतकाम नहीं रहेंगे, ये आप बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ साहब कह रहे हैं, तो ये बड़ी खबर है। इमरान खान साहब तो इंतकाम नहीं लेंगे, आप भी सोच समझ लेना, वो कहते हैं गलतियों से सीखें। ये कह देना कि इंतकाम नहीं लेंगे, इस मुल्क में जो रिवायात इमरान खान साहब ने डाली, बदतरीन डिक्टेटरशिप के दौर में किसी पे इस तरह मंशियात डाल के किसी को अंदर नहीं किया गया। किसी के साथ जेल के अंदर नहीं पूछा गया कि ये मैट्रेस पे तो नहीं सो रहा, इसको तकिया तो नहीं दे दिया, सर्दियों में जो है वो हीटर तो नहीं दे दिया, गर्मियों में पंखा तो नहीं दे दिया। वो जो बड़े बड़े रहनुमा थे जो आज बाहर बैठे हैं, कोई बरतानिया है, कोई कहीं हैं, शहबाज गिल साहब और मरहूम शहजाद अकबर साहब, वो दोनों यार वो जिंदा है यार, अल्लाह ने जिंदगी दे, वो अब बाहर है दोनों। इससे जाहिर होता है कि आप लोगों आपकी सोच क्या है। ये क्या करते थे? ये जेलों को लीडर थे, वो तो आ रहे हैं ना, तो आ रहे वो दोनों तो आए बाहर से थे ना, उन्होंने बाहर से आए थे, बाहर ही जाना था। मगर बात ये है, लोगों के साथ जो सलूक किया गया, जो इंतकाम लिया गया, इधर मैं टॉक शो करता था, रात को किस तरह के नोटिस आते थे, किस तरह की FIR दर्ज होती थी, कहाँ से फ़ोन कराए जाते थे, मैं आपको बता नहीं सकता। और मुश्किल तरीन दौर था, क्योंकि इमरान खान एक फैशिस्ट आदमी है और जो हलीमुल तबा की उन्होंने बात की, उसको बाहर तो अगर वो आ गया खुदा ना खासा, जो कि मुझे इसका चांस नहीं लगता, क्योंकि उसकी जराइम की फहरिस्त इतनी लंबी है। साइफर का भी केस चल रहा है, अभी बहुत सारे मामलात हैं जिसमें उन्होंने अभी बेलें अपनी अदम पैरवी की वजह से खारिज करवा ली हैं। तो बाहर तो इंशाल्लाह वो आते नजर नहीं आते, मगर ये जितनी सलाहियतें इन्होंने गिनाई हैं, तहरीक इंसाफ में मेरा ख्याल है शाह महमूद कुरैशी के अलावा किसी में ये सलाहियत मौजूद नहीं। हलीमुल तबा भी हैं, इंतकाम भी नहीं लेते। तो आई थिंक मुझे लग ये रहा था कि शायद शाह महमूद कुरैशी का जिक्र कर रहे हैं,
तो फिर भी जेल में है कुरैशी साहब। ऑब्वियसली फॉरेन मिनिस्टर थे, साइफर का मामला कोई सिंपल मामला तो नहीं है, बड़ा संजीदा मामला। मतलब वो हलीमुल तवा होने के बावजूद जेल में है। जी ऑब्वियसली, वो भी मेरा ख्याल है जज्बात तो इससे सबक सीखे ना, आप भी हलीमुल तवा हो जाएं। देखिए हम तो एक सिस्टम की दुरुस्ती की बात कर रहे हैं ना, मियां नवाज शरीफ क्या बात कर रहे हैं। अच्छा वैसे मेरी बात सुन तारड़ साहब, मेरी बात सुन, उन्होंने कोई 9 मई के हमले करा दिए, उन्होंने अपने लोगों को कहा चढ़ जाओ कोर कमांडर हाउस पे, हमले कर दो, जला दो, मार दो, ठोक दो। अच्छा मेरे एक बात बताएं, चले मैं जरा अभी थोड़ी सी गुफ्तगू हो रही है तो मैं जरा, क्योंकि मंसूर अली खान साहब भी हैं, आप भी मौजूद हैं, सैफ साहब आज बंदूक आप इनके कंधे पे रखी है, आप कई दफा इनके कंधे पे रख के मैं कुछ भी नहीं बोल रहा। नहीं वो तो भाई है मेरे, मैं तो आप दो हाथ करे, उनको तो मैं वैसे कहता हूँ मौजूद है, मौजूद है, उनको बुलाई इसीलिए। लेकिन जरूरी है जी कि अब बात हो रही है, क्योंकि मियां नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं ना, राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि ये कौमी मुजरिम है, ये लोग, ये नहीं बाजवा साहब, फैज मीसा साहब, जरा सुनिए। हमारी नज़र में ये लोग कौमी मुजरिम हैं, ठीक है, ये पाकिस्तान के मुजरिम हैं। ये लोग जल बाजवा मुजरिम है, ये किया तो उसके बाद जो हालत हमारी है, जो अब हालत हमारी है, जी बिल्कुल, जिन लोगों ने इस हाल तक पहुंचाया, मैं समझता हूं ज़ाती तौर पे फैसला पार्टी करेगी कि इन लोगों के खिलाफ जो है ये मुकदमा दर्ज होना चाहिए। जिस तरह से जनरल मुशर्रफ को इंसाफ के कटहरे में लाया गया, इन लोगों को भी इंसाफ के कटहरे में लाया जाना चाहिए। देखिए ये क्लिप सुनते हुए भी तारड़ साहब के चेहरे पे बहुत ज़्यादा खुशी थी। अब साथ ही उन्होंने कहा ना कि जनरल बाजवा साहब को इसलिए एक्सटेंशन दी कि उनको इमरान खान साहब को हटाने में मदद मिली। अच्छा बाजवा साहब अगर कौमी मुजरिम है, मंसूर साहब आप इस बात का, क्योंकि मैं ज़रा ना थोड़ा कुंद ज़हन हूँ, मुझे समझ नहीं आती आसानी से चीज़ें, तो ज़रा मुझे बताएं जब वो कौमी मुजरिम है तो फिर मुस्लिम लीग नून ने 9 पे खड़े होकर उनको एक्सटेंशन दी थी, ये क्या था? अच्छा ये तो चले पॉलिटिक्स ही ना, ये तो वो राना सनाउल्लाह साहब के, हाँ नहीं वो कौमी मुजरिम। आपको पता बाजवा साहब कहाँ पे रहते हैं? आपको उनके घर का पता? नहीं मैं इनके सामने जरा बता देता हूँ, इनको भी पता होगा ऑब्वियसली, ये इनको पता ही होगा। अच्छा। वो मैं इसलिए बताता हूँ क्यों पता होगा। बाजवा साहब को पता है, तारड़ साहब को पता है। अच्छा। वो मैं वजह भी बताता हूँ क्यों पता है। बाजवा साहब जो है ना वो आर्मी चीफ हाउस के बिल्कुल सामने वाले घर में रहते हैं, बिल्कुल सामने, मतलब आर्मी हाउस हमसाए हैं, आर्मी हाउस के सामने रहते हैं, बिल्कुल सामने वाला घर है उनका, ठीक है। और वो जब खुद रिटायर हुए थे तो रिटायर होने से 2 दिन पहले उस घर में शिफ्ट हुए थे। ठीक हो गया। अच्छा उस एरिया के अंदर जाने के लिए ना एक संतरी खड़ा किया हुआ है, मैं गुजरता हूँ उस रास्ते, है ना, मुझे पता है। अच्छा ये एक नहीं 2 मौजूद। हाँ इस कौमी मुजरिम तक पहुंचने के लिए तुसी संतरी टप के दिखाओ। हाँ तुसी सिर्फ संतरी, यार आप एक संतरी नहीं सुने ना। अच्छा दूसरी बात ये जो जिसको ये कौमी मुजरिम कह रहे हैं, मैं डिबेट पे नहीं जा रहा वो है या नहीं, मैं उस डिबेट पे नहीं जा रहा, लेकिन पॉलिटिक्स का सिर्फ आप अंदाजा कीजिए कि जिसको आप कौमी मुजरिम कह रहे हैं ना, जिस दिन वो रिटायर हुए थे ना उसके 1 हफ्ते के बाद आपके मुल्क के वजीर आजम उसी घर में चाय पीने गए थे। और ये मैं जो खबर दे रहा हूं तारड़ साहब इसको डिनाई करके दिखा दें। तीसरी बात ये कि अभी इमरान खान साहब के बारे में आप इनसे 10 मिनट का कहें कि जी वो कितना बुरा इंसान है, वो क्या है, उसको चोर भी कहेंगे, डाकू भी कहेंगे, लुटेरा भी कहेंगे, सब कुछ कहेंगे। इनसे कहें जरा एक दफ़ा आर्मी चीफ के बारे में, जो साबिक आर्मी चीफ हैं जनरल बाजवा, वो गद्दार है, उनके खिलाफ आर्टिकल 6 लगना चाहिए, मुझे खुल के बता दें। आज नून लीग की पॉलिसी बयान दे दे, बताइए क्या है। नहीं वो तो पॉलिसी फैसला ही नहीं किया ना अभी तक। मैं वो मियां नवाज शरीफ साहब देंगे, मैंने उनसे पूछा कि उनका एहतसाब किस तरह चाहते हैं, वो तारड़ साहब को भी पता नहीं है। उसका तो ये पता रहना भी नहीं है सर, ये पता रहना भी नहीं है, ये लोगों को सिर्फ एक बेवकूफ बनाया जा रहा है, इसके अलावा और कुछ नहीं होगा। अच्छा चले मैं आपको एक और बात बताता हूँ, पिछले 1 महीने से मैं 1 महीने के मैं चैलेंज कर रहा हूँ, ये मैं चैलेंज कर रहा हूँ ऑन एयर, नून लीग के कई रहनुमा जनरल बाजवा के साथ आज भी राब्ते में बिल्कुल है ना। ओहो एक तो हमारे भाई दोस्त है हमारे, वो बाकायदा तौर पर उनके लिए कैंपेनिंग कर रहे थे। ठीक है नहीं सर वो तो फिर भी उस वक्त की बात है ना, नहीं बाद में भी, और वो बड़े पिछले 1 महीने की बात कर रहा हूं। मैं तो आपको बता रहा हूँ मंसूर साहब के वो कैंपेनिंग कर रहे थे, फिर वो एक जगह अश्कबार हो गए, जब वो बहुत ज्यादा मसाइल हुए और अश्कबार भी हो गए। तारड़ साहब आज से चंद हफ्ते पहले एक इन्हीं के एक बड़े सीनियर रहनुमा हैं, उन्होंने जरा कोई खबे सजे करके इसी तरह का बयान दे दिया, ये कौमी मुजरिम वाला। जी तो 24 घंटे लगे थे, सिर्फ 24 घंटे यस हो गए थे वो। हाँ वो यस हो गए, वो हवा काटती थी सारी। अच्छा हाँ वो एक फोन गया था, सारी हवा निकल गई थी। अच्छा नहीं बट तारड़ साहब बात ये है, ये बसा देता हूँ, देखिए आप सियासी जमात हैं, लेकिन ये लोग फिर इसे मौका परस्ती कहते हैं कि आपने जब आप कह रहे हैं हमने ग्रेटर ऑब्जेक्टिव के लिए इमरान खान को निकालने के लिए आपने बाजवा साहब को एक्सटेंशन दी। मैं तो उससे भी एग्री नहीं करता ना कि ग्रेटर ऑब्जेक्टिव इमरान खान को निकालना।
मैं तो समझता हूँ कि हमारा जो कह रहे हैं ना, नहीं देखिए उनका एक अपना ओपिनियन है। अगर उनकी पोजीशन क्या पार्टी में, वो पंजाब के सदर है सर, और वो शख्स जिसने कैदोबंद की सोबतें बर्दाश्त की, अपने पे हेरोइन का मुकदमा डलवाया, कह रहे हैं कि हमने इसलिए एक्सटेंशन दी थी कि इमरान खान को निकालना था। मैं तो एग्री नहीं करता। आप टाइम लैप्स देख रहे हैं कितना उसके दरमियान, ये बता दें क्यों दी थी। देखिए उस वक्त जो एक माहौल बनाया गया था और एक ओवरऑल जो एक माहौल था, उसके अंदर ये बेहतर समझा गया कि मुल्क की सिक्योरिटी सिचुएशन के लिए और ये ज़रूरी है, इस वक्त करना चाहिए। और बड़ी मुशावरत भी हुई उसमें, पार्टी के अंदर भी दो तरह की आरा मौजूद थी। राना साहब का ओपिनियन मुकद्दम है, मोहतरम है, मैं बिल्कुल उसको ये नहीं कहता कि वो गलत है, उनका अपनी ओपिनियन अपनी जगह पे है। मैं ये नहीं समझता कि कोई इस तरह का तासुर था कि जी वोट देंगे तो इमरान खान को निकाल दिया जाएगा। ऐसी बात उस वक्त नहीं ना थी ना हुई। तो ये बाजवा साहब को अरेस्ट करना चाहिए किस चक्कर में? नहीं वैसे कानून के तहत मुजरिम है ना। मैं तो सवाल कानूनी पूछ रहा हूं। जब कानूनी मुजरिम डिक्लेयर कर रहे हैं साबिक वजीर दाखिला, वजीर दाखिला का मैं पूछ रहा हूं, मैं स्टेट मिनिस्टर को दाखिला ही थे। ओ भाईजान ये तो खुद वकील है ना और प्रैक्टिसिंग लॉयर है, मैं इनसे पूछ रहा हूं पाइन किस कानून के तहत अरेस्ट करना है। देखिए मियां साहब ने जो बयान दिया है उसकी आगे जाके लाएअमल भी ऐलान करेंगे ना, पाकिस्तान आ रहे हैं ना। अच्छा चले आके बताएंगे ना, कोई ना कोई आके बताएंगे मियां साहब के उन्होंने कैसे प्रोसीड कर रहे हैं। लेकिन जरा फॉरवर्ड लुकिंग बात भी हमें करनी चाहिए, क्योंकि मुस्लिम लीग नून ने आगाज़ इससे किया है कि माजी का जो मामला है उसको दुरुस्त किया जाए, तो फिर हमें भी ज़ाहिर बात है माजी की बहुत सी चीज़ें आपको बताना पड़ी। लेकिन जरा फॉरवर्ड लुकिंग बात यह है कि मुस्लिम लीग नून के पास मंत्रा है क्या, लोगों को क्या बेचना है उन्होंने सियासी तौर पर, कि ये के लिए ज़्यादती हुई, गलत हुआ, या ये कि हमारे पास मुल्क के मसाइल का हल है। एक ब्रेक के बाद इलेक्शंस अनाउंस कर दिए हैं मोहम्मद अली साहब, आपको अब कम से कम लग रहा है कि लेवल प्लेइंग फील्ड की बहुत बात होती रही है कि लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, और आपको लगता है कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। मुस्लिम लीग नून को अभी तक शिकायत कोई नहीं है उनके लिए, तो अब लेवल प्लेइंग फील्ड आई है। आपको लगता है कि असल एड्रेस इस वक्त जो इशू होना चाहिए वो ये है कि तमाम जमातों को यकसा मौका मिले, और आपकी जमात को खालिस्तान क्या प्रॉब्लम है? डू यू सी अ प्रॉब्लम कि आपको इलेक्शनरिंग के अंदर, कैंपेनिंग के अंदर इशू होगा? देखें, हमें तो खैर मसाइल बहुत हैं, आप देख रहे हैं, कानूनी मसाइल हैं, अदालती केसेस हैं, हमारे लोगों को गिरफ्तार किया गया है, गिरफ्तार किया जा रहा है, और हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि आने वाले इलेक्शन कैंपेन में भी हम पर यकीनी तौर पर ये दबाव रहेगा और हमें आउट करने की कोशिश, हर मुमकिन कोशिश की जाएगी। बल्कि ये जो इलेक्शन का ऐलान है, इसको भी अगर मैं एक ओवरऑल तनाजर में देखूं तो मुझे तो बज़ाहिर यही लग रहा है कि ये भी मुस्लिम लीग नून को फैसिलिटेट करने के लिए इन्हीं की ख्वाहिश के मुताबिक जो है वो उसको डिले किया जा रहा है, क्योंकि अभी भी डेट तो नहीं दी। 1 महीने का कहा है कि जी जनवरी के आखिर में इलेक्शन कराए जाएंगे, तो ये तो कोई बात ना हुई, आईनी बात तो ये नहीं। और आप खुद लॉयर हैं, आप समझते हैं, तारड़ साहब भी लॉयर हैं, आप समझते हैं कि ये एक कॉस्मेटिक किस्म की एक्सरसाइज है ताकि सुप्रीम कोर्ट में जो केसेस पेंडिंग है पाकिस्तान बार एसोसिएशन के, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के, उसको किसी तरह से काउंटर किया जाए, मेलो डाउन किया जाए उनकी पिटीशन को। तो बुनियादी तौर पर तो यस, लेवल प्लेइंग फील्ड तो नहीं है। पीपल्स पार्टी के अपने यकीनन नैरेटिव होगा, मैं तो अपनी पार्टी की बात कर रहा हूँ कि हम तो ये समझते हैं कि हमें मैदान नहीं दिया जा रहा, लेकिन इसके बावजूद हमें अल्लाह पे यकीन है कि हम इंशाल्लाह अगर इलेक्शन होते हैं तो हम इंशाल्लाह इलेक्शन में बहुत बेहतर परफॉर्म करेंगे। अब मुस्लिम लीग नून के हवाले से मैं एक बात कहना चाहूंगा, ये ब्रेक पे जाने से पहले आपने मंसूर साहब ने कहा ना कि ये बयानिया की कोशिश कर रहे हैं, या इस वक्त ये जो बात कर रहे हैं, मेरे ख्याल में ये बयानिए से ज्यादा रद्दुल बयानिए की कैफियत में मुब्तला हैं। इन्होंने जो पहले बयानिए बनाए थे उनको अब रिजेक्ट करना और फिर उस रिजेक्शन की तावीलात, तौजीहात और तशरीहात उनको पेश करने में ये लगे हुए हैं। एक वक्त में कहते हैं कि बाजवा साहब कौमी मुजरिम थे, तो फिर कहते हैं नहीं जी हमने उनको वोट इसलिए दिया कि उस वक्त कौमी जरूरत थी, फिर उसके बाद आज फिर मियां साहब ने बाजवा साहब का नाम ले दिया। तो कहने का मेरा मकसद यह है कि वो जो पावर पॉलिटिक्स की एक जाल होता है, मुस्लिम लीग नून का हाल ये है कि वो उस जाल में फंसी हुई है, ना उससे निकल सकती है, और शख्सियात का गिरदाद है, चंद शख्सियात की पार्टी है, बल्कि एक फैमिली की पार्टी है। आज आपको टीवी स्क्रीन पे नजर आ रहे थे 4 फैमिली मेंबर्स बैठे हुए थे और वही पार्टी को लीड कर रहे हैं। तो इस तरह की पार्टियों में यही होता है। एक चीज मैं जो इंटरेस्टिंग सी कहना चाहूंगा वो ये है कि मुस्लिम लीग नून की हालत उस बच्चे जैसी है जिसको पहले दिन स्कूल में माँ तैयार करके, यूनिफॉर्म पहना के, बैग तैयार करके स्कूल लेके जाती है, और वो बच्चा जो है वो पैर घसीट के नहीं जाना चाहता। अच्छा। इस वक्त मियां साहब को
पाकिस्तान बुलाया जा रहा है कि आप आए, पाकिस्तान की सियासत में हिस्सा लें। हमने आपके लिए इलेक्शन भी दूर कर दिया, इमरान को भी हमने हाथ पांव बांध के अटक जेल में फेंक दिया है, उसकी पार्टी को भी हमने न्यूट्रलाइज कर दिया है, अब आप आ जाएं। लेकिन मियां साहब कभी 21 अक्टूबर कभी क्या, और मैंने मंसूर साहब के प्रोग्राम में कुछ दिन पहले ये बात की थी, शायद उनको याद हो, मैंने कहा था कि मुझे 21 अक्टूबर से पहले पहले प्लेटलेट्स के गिरने की दोबारा कुछ इंडिकेशन नजर आ रहे हैं। ये सैफ भाई, ये इस सारे मामले में माँ कौन है ये नहीं बताएंगे वो। ये उस दिन भी नहीं बताया था। तारड़ साहब को पता है मां आज उन्होंने देखा ना कि तारड़ साहब पंचिंग बैग, उन्होंने कहा ये भी रिपीट डाल दो, मेरा सवाल भी वो जवाब देंगे। नहीं उस दिन उन्होंने बात ये ना, वो गुजारी बात है, वो वकील है बड़ा अच्छा घुमा लेते हैं, उन्होंने कहा आप पे डाल दिया। तो मुझे बताया, बाकी मियां साहब बुजुर्ग हैं हमारे, गुजारी बात है, मैं तो नहीं कह सकता जो मोहम्मद अली साहब ने कहा, लेकिन बाकी ऐसे कि वो डिलिबरेटली कुछ चीजें होती है ना काउंटर प्रोडक्टिव होती है। देखिए मैं ये जो बात करें ना, एक तो 21 अक्टूबर की वापसी अटल है, फाइनल है, उसमें कोई रद्दोबदल नहीं है। हमने आज भी इजलास किए हैं उनके वेलकम के लिए, वो मुकम्मल तौर पे तैयार हैं। देखें तय ये हुआ था और मैं उस मशावरती इजलास में शरीक था कि एक तारीखी इस्तकबाल है, इट शुड बी मीनार पाकिस्तान। तो मीनार पाकिस्तान का वेन्यू फाइनल कर लिया गया है और इसीलिए किया गया है कि एक शानदार किस्म का शो होगा, अनप्रेसिडेंटेड होगा, एक तारीखी मौका है हमारे लिए। रैली तो सॉरी रैली किस एयरपोर्ट से रैली हो रही है? नहीं एयरपोर्ट देखें, या जलसा होता है या रैली होती है, दोनों चीजें इकट्ठी नहीं होती। सो हमने इसलिए ये तय किया है कि एयरपोर्ट से रैली नहीं होगी। कल जावेद लतीफ़ साहब के बयान को भी वो सेगमेंट्स में चलाया जा रहा था, तो अब मैं आपके शो के तवज्जुह से ये क्लैरिटी ले आऊँ कि अब एक ही शो होगा और वो मीनार पाकिस्तान में एक बड़ा जलसा होगा उनके वेलकम के लिए। ठीक है, वही वेन्यू फाइनल हुआ है। और जहाँ तक प्लेटलेट्स की बात है, देखिए मैं ये समझता हूँ कि पहले जेलों के अंदर डाल के डॉक्टर तक रसाई ना देना, दवाई तक रसाई ना देना। सैफ साहब तब किसी और जमात में थे, अब तो इधर आ गए हैं, मगर ये दौर उन्होंने शायद इतना करीब से तरीके इंसाफ के अंदर रह के नहीं देखा जिस तरह का तब माहौल था। तो इंशाल्लाह प्लेटलेट्स भी ठीक है और इंशाल्लाह वापसी भी अटल है, बिल्कुल इसमें कोई अभाम नहीं है। और एहतसाब भी अटल है, ये वो आके बताएंगे, बिल्कुल बताएंगे। एहतसाब मियाँ साहब आके बताएंगे। पर मंसूर साहब, ये फ्रैंकली पावर पॉलिटिक्स हमारे मुल्क में जो कैटलिस्ट ऑफ चेंज है, मेरा कंसिडर्ड ओपिनियन है कि वो सियासतदान नहीं होता। बट फ्रैंकली आपको लगता है विद दिस टोन और टेनर जो मियाँ साहब का भी है, ये मेलो डाउन हो जाएगा या आपको लगता है ही विल अप द एंटी? He will do that मेरे ख्याल में, बट उसका कोई ठोस इकदाम कोई नहीं होगा। ये कौम बेवकूफ़ बनती आई है, कभी इसको एक लीडर ने इस बत्ती के पीछे लगाया, कभी दूसरे ने लगाया। ये दोबारा एक पुराना फॉर्मूला है, कुछ भी नहीं होना इनको। अच्छा, इन तमाम जमातों को इस बात का भी पता है कि इलेक्शन के बाद जेड़ा भी वज़ीर आज़म बन गया ना, उसने अपने कानों को हाथ लगा लेने कि यार कि मैं किस तरह ये मुल्क। वैसे आप जितने वज़ीर आज़म आए ना, हर एक की पहले दिन की तकरीर सुनने के मुल्क के बड़े बुरे हाल। सर आप और देखिएगा, और मैं फैसल वाडा ने कल मेरे प्रोग्राम के अंदर बात की कि जो आने वाली हुकूमत होगी ये 13, 14, 15, 16 महीने की होगी सिर्फ। अच्छा, दिस इज व्हाट ही सेड, दिस इज हिज एनालिसिस। लेकिन मुझे डर लग रहा है कि कहीं उनकी बात सच ना हो जाए, क्योंकि इतने बुरे हालात हैं। मुझे तो इलेक्शंस के बाद भी कोई सूरत हाल ज्यादा बेहतर नजर नहीं आती। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। तारड़ साहब आपका बहुत शुक्रिया, बैरिस्टर मोहम्मद अली साहब ने हमारा साथ दिया। प्रोग्राम देखा जी आपने, देखने का बहुत शुक्रिया।